असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो तुम, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का एडू कृष्णा डिफेंस एकेडमी सरदार सर के यूट्यूब चैनल पर। हम आ चुके हैं 11 बजे की लाइव क्लास में और हमारी श्रृंखला है जो ओरिजिनल पेपर की, उनमें आप सभी का स्वागत है। और आज एक और नया ओरिजिनल पेपर लेकर हम आ गए हैं जो कि है कटियार यारों का। और ये पेपर लगा था 23 फरवरी 2020 का ये पेपर है। इसका हम आज क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो आप सभी कमेंट करके अंत में बताना कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए। और इसकी पीडीएफ है, इसकी नहीं, जो भी पीछे हमने पेपर की है ओरिजिनल, उन सभी की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप एडुकेशना ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए। वहां आपको सभी फ्री क्लासेज में पीडीएफ मिल जाएगी। और जो भी आपने पेपर नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर पेपर जरूर देख लीजिए। चलिए आज के इस शानदार सेशन का हम आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं। एक बार सभी अपने दोस्तों में शेयर करके आ जाइए। मैं इतने में आपके सामने पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लेता हूं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्या प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? यानी कि जो कामाख्या देवी मंदिर है वो किस राज्य में है? ये है गुवाहाटी के पास, असम में। किस राज्य में? असम का यह प्रसिद्ध एक क्या है, मंदिर है, कामाख्या देवी का मंदिर। और एक प्रश्न ऐसा आता है कि अंबुबाची का मेला कहां भरता है? तो इसी कामाख्या देवी मंदिर में क्या भरता है? अंबुबाची का मेला भरता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है नंबर 2, सर्वोच्च गैर सैनिक वीरता पुरस्कार। देखो आप क्या करते हो, सर्वोच्च नाम दिखता है, वीरता नाम दिखते है, आप क्या कर देते हो, परमवीर चक्र कर देते हो। लेकिन यहां ध्यान से पढ़ो, सर्वोच्च गैर सैनिक वीरता पुरस्कार। सर्वोच्च सैनिक पुरुष वीरता पुरस्कार नहीं पूछा आपको, आपको कहा है सर्वोच्च गैर सैनिक वीरता पुरस्कार होता है, वो होता है अशोक चक्र। कौन सा? अशोक चक्र होता है, वो सर्वोच्च गैर सैनिक वीरता पुरस्कार होता है। और ये होता है सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, वीरता पुरस्कार, ये आपको ध्यान रखना। और परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति की बात करें भारत में तो कौन है? वो है मेजर सोमनाथ शर्मा। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, क्या मार्क्सवाद का मुख्य समर्थक किसे माना जाता है? तो मार्क्सवाद का मुख्य समर्थक माना जाता है, वो माना जाता है कार्ल मार्क्स को। किसको? कार्ल मार्क्स को मार्क्सवाद का पिता या मार्क्सवाद का जनक भी कहा जाता है। क्या मार्क्सवाद का जनक भी किसे कहा जाता है? वो कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर नंबर 4 आ गया, क्या स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? ये कथन किसका है? ये कथन किस स्वतंत्रता सेनानी का है? जल्दी से आप लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो आप सबको पता है ये कथन है, ये है बाल गंगाधर तिलक का। किसका? बाल गंगाधर तिलक का। दादा भाई नौरोजी को भारत का वयोवृद्ध पुरुष यानी कि ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो वो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। और इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? वो सरदार भगत सिंह ने दिया था। ये आपको ध्यान रखने लायक बात है। और 1916 में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने, क्या रामायण ग्रंथ किसने लिखा था? यानी कि हिंदू धर्म का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है रामायण, जिसकी रचना किसने की थी? इसकी रचना की थी महर्षि वाल्मीकि ने। किसने? महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। वेदव्यास की बात करें तो महाभारत की, किसकी? महाभारत की रचना किसने की थी? तो वो महर्षि वेदव्यास ने की थी। और कालिदास को क्या कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। यानी कि शेक्सपियर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। इसकी एक प्रसिद्ध नाटक है मेघदूत। मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम अगर रचना की बात करें तो वो किसकी है? वो कालिदास की है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्या भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? यानी कि इंडियन साइंस इंस्टीट्यूट की बात कर रहा है तो ये कहाँ स्थित है? तो आप सबको पता है ये बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ स्थित है?
बेंगलुरु में स्थित है और बेंगलुरु को आपको पता है सिलिकॉन वैली कहा जाता है। सिलिकॉन वैली, भारत की सिलिकॉन वैली। और यहां क्या है, इसरो का मुख्यालय है। क्या है, अंतरिक्ष अनुसंधान है जो इसरो रिसर्च स्पेस है, उसका मुख्यालय कहां है, तो वो है कहां, बेंगलुरु में। और कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है जो कि हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्या पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा किसके द्वारा पराजित हुए थे। सबसे पहले तो बात करते हैं पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई कब थी, तो ये हुई थी 1761 में। कब हुई थी, 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई थी ये लड़ाई। तो आपको पूछा है मराठा है वो किससे पराजित हुए थे, तो ये किसके बीच हुई थी, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। तो मराठा उसमें पराजित हुए थे और अहमद शाह अब्दाली है वो इस युद्ध को विजय प्राप्त किया था। अगर बात करें पानीपत की फर्स्ट युद्ध तो वो हुआ था 1526 को। दूसरे युद्ध की बात करें तो दूसरा युद्ध हुआ था 1556 को। ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप नोट करके लिख सकते हो। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लेते हैं, क्या हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है, तो आप सबको पता है हिमाचल प्रदेश की राजधानी है वो है शिमला। शिमला क्या है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। और एक राजधानी है वो है धर्मशाला। धर्मशाला, तो ये भी आपको ध्यान रखना, धर्मशाला और क्या शिमला है वो दोनों हिमाचल प्रदेश यानी कि एचपी की क्या है, राजधानी है। अगर आपको शिमला ऑप्शन में दे तो शिमला करना है, अगर कई बार धर्मशाला दे दिया जाता है तो वो भी आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्या अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहां स्थित है, यानी कि आईसीसी का मुख्यालय, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है उसका मुख्यालय कहां है, तो उसका मुख्यालय है दुबई। कहां है, दुबई। दुबई शहर है वो कहां स्थित है, तो आप सबको पता है यूएई। यूएई में स्थित है, संयुक्त अरब अमीरात। यूएई में स्थित है, संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। क्या इस जो क्रिकेट अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है उसका मुख्यालय कहां है, दुबई में स्थित है, ये आप ध्यान रख सकते हो। अगर बात करें मेलबोर्न की तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। कहां, ऑस्ट्रेलिया में है। और यहाँ क्रिकेट का एक बहुत ही प्रसिद्ध क्या स्टेडियम स्थित है और ये कहाँ है, ये ऑस्ट्रेलिया में है, ये भी आपको ध्यान रखना। और एक प्रश्न ऐसा आता है कई बार कि ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है। ओलंपिक समिति का मुख्यालय की बात करें तो वो लोसाने स्विट्जरलैंड में है, वो भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्या सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। सूर्य मंदिर को कहा जाता है ब्लैक पेगोडा। क्या कहा जाता है, ब्लैक पेगोडा कहा जाता है सूर्य मंदिर को। और ये कहां स्थित है, ये कोणार्क ओडिशा में स्थित है। कहां, कोणार्क ओडिशा में स्थित है। ये तो है क्या ब्लैक पेगोडा। एक होता है व्हाइट पेगोडा यानी कि सफेद पेगोडा, वो कहा जाता है जगन्नाथपुरी के मंदिर को, वो भी आपको ध्यान रखना। और सूर्य मंदिर की फोटो 10 रुपए के नोट के, सूर्य मंदिर की फोटो है वो 10 रुपए के नोट के पीछे है, ये भी आपको ध्यान रखना। मदुरई है वो मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, तो वो मदुरई तमिलनाडु में स्थित है, ये भी आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्या भारत के राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, यानी कि भारत के जो राज्य हैं उनके जो राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो उनकी नियुक्ति आप सबको पता है कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। वर्तमान राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो कि दूसरी महिला राष्ट्रपति है, यह भी आपको ध्यान रखना। और उपराष्ट्रपति है वो है जगदीप धनखड़, और इन्हें राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का सभापति, ये भी आपको ध्यान रखना। वर्तमान कौन है, जगदीप धनखड़ है, ये भी आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्या पवित्र ग्रंथ गीता किसके द्वारा लिखी गई थी। अब यहां कई स्टूडेंट है वो गलत करेंगे, क्योंकि कई क्या करेंगे, कृष्ण करेंगे, लेकिन कृष्ण ने गीता की रचना नहीं की थी। गीता किस ग्रंथ में आती है, तो आप सबको पता है गीता है वो एक महाभारत का अंश है। तो महाभारत की रचना किसने की थी, महर्षि वेदव्यास ने की थी, इसलिए गीता की रचना भी किसने की थी, महर्षि वेदव्यास जी ने की थी। कृष्ण ने तो क्या किया था, अर्जुन के सामने वाचन किया था। क्या किया था, वाचन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा वेदव्यास जी, ये आपको ध्यान रखना है। आप कंफ्यूज होके कृष्ण मत कर देना, गीता एक क्या है, महाभारत का
अंश है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं। क्या भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा वह कौन सा एशियाई देश है जहां की मुद्रा रुपया है? यानी कि भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा इनमें से कौन सा देश है जिसकी मुद्रा क्या है? रुपया है। तो आप सबको पता है नेपाल की मुद्रा है वो रुपया है। लेकिन अब कई क्या करेंगे, कई कहेंगे सर इंडोनेशिया की रुपया है, लेकिन उसकी रुपया नहीं है, इसकी क्या है? इसकी रुपया है। इसकी क्या है? रुपया है। ये आपको ध्यान रखना, ये रुपया है। भारत की, श्रीलंका की और जो देश रुपया है वो अलग है और ये रुपया है। इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपाल। म्यांमार की है वो क्या है? कयात है। अगर बात करें भूटान की तो थिम्पू इसकी राजधानी है और न्यूल्ट्रम है वो इसकी मुद्रा है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने। क्या प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने की थी? प्रसिद्ध गीत कौन सा? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जो गीत है वो किसने लिखा था? तो आप सबको पता है ये लिखा था मोहम्मद इकबाल ने। किसने? मोहम्मद इकबाल के द्वारा ये गीत लिखा गया है। अगर बंकिम चंद्र चटर्जी की बात करें तो इसने किसकी? आनंद मठ की रचना की थी। किसकी? आनंद मठ की रचना, जिससे लिया गया है भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। तो आप ध्यान रखना आनंद मठ। आनंद मठ, आप कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है आनंद मठ की रचना किसने की थी? तो बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय आ जाए, दोनों में से आप किसी को कर देना। अगर बात करें जयदेव की तो गीत गोविंद। गीत गोविंद की रचना किसने की थी? जयदेव ने की थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के राष्ट्रगान की रचना की है। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रगान है वो है जन गण मन। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो आप सबको पता है भारत में मुगल साम्राज्य को स्टेब्लिश करने वाला यानी कि स्थापित करने वाला कौन है? वो है बाबर। ये आपको ध्यान रखना है, बाबर है वो भारत में मुगल साम्राज्य को स्टेब्लिश करने वाला शासक है। अगर बात करें मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक की तो वो था बहादुर शाह जफर, जिसकी मृत्यु हुई थी कहां? बर्मा यानी कि म्यांमार, रंगून में उसकी मृत्यु हुई थी। यह आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्या 16 नंबर जीके के 15 प्रश्न पूरे हो गए और यह पहला साइंस का क्वेश्चन आ गया है, तो जल्दी से जवाब देने की कोशिश करो। प्रश्न क्या है? आपको पूछा है कि निम्न में से सबसे भारी किरण कौन सी है? सबसे भारी किरण की बात करें तो वो होती है अल्फा किरण। कौन सी? अल्फा किरण होती है वो सबसे भारी किरण होती है। और गामा किरण की होती है भेदन क्षमता सर्वाधिक। भेदन क्षमता सर्वाधिक, तो ये भी आपको ध्यान रखना। गामा किरण की भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। और बात करें भारी की तो ये अल्फा किरण होती है। एक्स किरणों का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। क्या हास्य गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? यानी कि हंसाने वाली गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आप सबको पता है नाइट्रस ऑक्साइड होता है। क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड। यानी कि आपका उत्तर है वो हो जाएगा N2O। क्या? N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने लेते। क्या बीसीजी टीके का उपयोग की रोकथाम के लिए किया जाता है? यानी कि बीसीजी का टीका है वो किस रोग की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो आप सबको पता है टीबी यानी कि क्षय रोग यानी कि तपेदिक के लिए। किसके लिए? तपेदिक के लिए बीसीजी के टीके का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। प्लेग आप सबको पता है चूहे के काटने से होने वाली जो बीमारी है, जो रोग है वो प्लेग होता है। एक आता है चेचक का टीका। चेचक का टीका, तो इसकी खोज किसने की थी? जल्दी से बताओ, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? वो की थी एडवर्ड जेनर ने, जिसे इम्यूनोलॉजी का पिता कहा जाता है। यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है एडवर्ड जेनर ने। तो आप लिख लीजिए खोज किसने की थी? खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी और इसे क्या कहा जाता है? इम्यूनोलॉजी का पिता कहा जाता है। एडवर्ड जेनर इम्यूनोलॉजी का पिता यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र का पिता किसे कहा जाता है? तो वो एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है।
अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से हड्डियों को क्या है, किस विटामिन से हड्डियों को मजबूती मिलती है, यानी कि किस विटामिन से हमें हड्डियों में मजबूती मिलती है। तो आप सबको पता है जो सूर्य से हमें प्राप्त होता है, कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, विटामिन डी प्राप्त होता है। उससे क्या होती है, हमारी हड्डियों को क्या मिलती है, मजबूती मिलती है, यानी कि जो कैल्शियम की कमी है वो पूरी होती है, सूर्य से प्राप्त होता है। तो विटामिन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। कौन सा विटामिन, विटामिन डी हो जाएगा। अगर सी की बात करें तो सी खट्टे फलों में ज्यादा पाया जाता है, जैसे अंगूर हो गए, आंवला हो गए, संतरा हो गए, उनमें पाया जाता है। अगर बात करें ए की तो रतौंधी से संबंधित बीमारी विटामिन ए की कमी से होती है, जो कि गाजर में सर्वाधिक पाया जाता है। और विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। कल या परसों एक क्वेश्चन था कि जो पेलेग्रा रोग है वो किसकी कमी से होता है, तो मैंने बताया था B5 की कमी से। तो कई विद्यार्थी कह रहे हैं सर B3 की, बिल्कुल B3 भी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि कई बुकों में B3 दे रखा है और कई बुकों में B5 दे रखा है। दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना, इनमें से दोनों में से आपको एक ही ऑप्शन देगा। जो पेलेग्रा रोग होता है वो B5 एवं B3 दोनों की कमी से होता है। तो आप कोई भी, आपके जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आपका सॉल्यूशन हम करेंगे। हम किस लिए, यही तो करने हैं, हम यही तो करें। तो आप बस अपना डाउट है वो कमेंट कर दिया करो, कुछ भी डाउट हो हम दूसरे दिन उसका सॉल्यूशन कर देंगे। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लेते, क्या है, निम्न में से कौन सी गैस उत्कृष्ट गैस नहीं है, यानी कि नोबल गैस नहीं है, यानी कि अक्रिय गैस नहीं है। तो अक्रिय गैस कौन कौन सी होती है, आप सबको पता है। हिना नहीं आएगी क्योंकि जीना रोएगी, ये ट्रिक आपको याद रखनी है। तो इनमें से कौन सी नहीं है, तो आपको पता है नियोन है, हीलियम भी है और आर्गन भी है। जबकि ये जो ऑक्सीजन है ये क्या, उत्कृष्ट यानी कि अक्रिय गैस में शामिल नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न नंबर 21 आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं। 21 नंबर क्या दे रखा है, रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग होता है वो लाल होता है। इसमें क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है लोहा। क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। आपको यही पूछा है कि किस जटिल प्रोटीन का बना होता है, तो आप सबको पता है ये लोहे का बना होता है, जिसे हम फेरस भी कहते हैं, इसलिए इसको Fe से दर्शाते हैं। ये आपको ध्यान रखना। और मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है, वो भी फेरस के कारण, यानी कि फेरस ऑक्साइड के कारण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, क्या संतरे में विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। संतरे में कौन सा विटामिन, तो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि खट्टे फलों में विटामिन सी की मात्रा प्रचुर होती है। तो विटामिन सी, संतरा खट्टाई फल है, संतरा हो गया, आंवला हो गया, अंगूर हो गए, इसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो इनमें विटामिन सी पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन है वो डी करेक्ट हो जाएगा। विटामिन सी है वो संतरे में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें ए की तो गाजर में, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। और डी होता है वो आपको पता है सूर्य के प्रकाश से क्या हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न नंबर 23, बर्फ का गलनांक डिग्री सेल्सियस है, यानी कि बर्फ का गलनांक किस तापमान पर बर्फ गल जाती है, यानी कि पानी में परिवर्तित हो जाती है। तो आप सबको पता है 0 डिग्री से नीचे तो होती है बर्फ, और 0 डिग्री आते ही क्या हो जाता है, पानी बन जाता है। तो जो गलनांक है वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, या फिर हम कह सकते हैं 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। अगर आपको पूछे जल का कवथनांक की बात करें, किसका, जल का कवथनांक, तो आप सबको पता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। डिग्री में सेल्सियस में बात करें तो 100 डिग्री होता है। अगर बात करें फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये दोनों आंकड़े आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो इतनी बात क्लियर होगी क्या, चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर, क्या पित्तल में शामिल है, यानी कि पित्तल किन धातुओं की मिश्र धातु है। तो आप सबको पता है पिताजी मैंने कई बार बता भी दिया है, पिताजी तांबा और जस्ता, यानी कि कॉपर और जिंक। तो आप देखो आपको दे रखा है ऑप्शन डी, कॉपर और जिंक की मिश्र धातु होती है क्या, वो होती है पित्तल। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं। अगला प्रश्न है, मेंडेलीफ की आवर्त सारणी किस पर आधारित है, यानी कि मेंडेलीफ ने जो आवर्त सारणी दी थी वो किस पर आधारित थी। तो आप सबको मालूम है वो परमाणु भार पर आधारित थी। किस पर, परमाणु भार पर आधारित थी।
जबकि जो आधुनिक आवर्त सारणी है किसके द्वारा, मोजले के द्वारा दी गई आधुनिक आवर्त सारणी है वो है परमाणु किस पर, संख्या पर आधारित, परमाणु संख्या पर आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। यानी कि जो मोजले ने दी थी वो जो आवर्त सारणी है वो किस पर आधारित है, वो परमाणु संख्या पर आधारित है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है क्या, 26 नंबर, निम्न में से बायोगैस का मुख्य घटक है, यानी कि जो बायोगैस है उसका प्रमुख घटक कौन सा है, तो आप सबको पता है मीथेन है। क्या है, मीथेन है, जिसे हम मार्स गैस कहते हैं। कौन सी गैस, मार्स गैस, जिसका सूत्र होता है CH4। CH4 किसका सूत्र है, तो आप सबको पता है मीथेन का सूत्र होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अगला प्रश्न नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर क्या, लेड पेंसिल बनाने में होने वाला पदार्थ है, यानी कि जो लेड या लेड पेंसिल बनाई जाती है, पेंसिल बनाई जाती है वो उसमें किसका प्रयोग होता है, तो आप सबको पता है ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। किसका, ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। और यह है एक कार्बन का अपर रूप, कार्बन का अपर रूप है। क्या है, कार्बन का अपर रूप है। और यह क्या, अधातु ये होते हुए भी क्या विद्युत का सुचालक होती है। यानी कि जो ग्रेफाइट होता है वो अधातु है, बल्कि अधातु है तो भी ये क्या है, विद्युत का सुचालक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 28 नंबर, मनुष्य के शरीर के किस अंग में रक्त को शुद्ध किया जाता है, यानी कि रक्त को शुद्ध किस अंग के द्वारा किया जाता है, तो आप सबको पता है किडनी, यानी कि किसके द्वारा, गुर्दे के द्वारा, यानी कि किडनी के द्वारा है वो मनुष्य के शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है। और शुद्ध रक्त पाया कहां जाता है, तो वो पाया जाता है फेफड़ों में, जो कि मानव का एक श्वसन अंग है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है क्या, निम्न में से कौन सी धातु लोहे के साथ प्रयोग करने से स्टेनलेस स्टील का निर्माण हो जाता है, तो स्टेनलेस स्टील है वो किसकी मिश्र धातु होती है, आप सबको पता है स्टेनलेस स्टील है वो लोहा, क्रोमियम और निकल की एक मिश्र धातु है। किसकी, लोहा की, यानी कि Fe प्लस निकल प्लस क्रोमियम की क्या है, मिश्र धातु है। ये आपको ध्यान रखना। तो लोहा तो आ गया, और इनमें से दो में से कौन सा ऑप्शन है वो देख लो और करेक्ट कर दो। तो देखो निकल तो नहीं है, लेकिन क्रोमियम हमें मिल गया, तो लगा दो तीर और कर दो सही। तो क्या स्टेनलेस स्टील है उस किसकी मिश्र धातु, लोहा, निकल और क्रोमियम की मिश्र धातु होती है। चलिए अगला प्रश्न, जो कि साइंस का अंतिम क्वेश्चन है, इसके बाद शुरू होगा तांडव। तांडव शुरू होगा, क्योंकि मैथ्स को बहुत सारे लोगों को डर लगता है, लेकिन किशन सर के पढ़ाने के तरीके से आपको कोई डर नहीं लगेगा। आप तो खुद आओगे कूद कूद कर कि हमें तो मैथ्स ही सीखनी है, हमें तो वही पढ़नी है, सिक्के साइंस तो हर कोई पढ़ लेता है। तो आप कूद कूद कर आओगे। तो क्या है प्रश्न नंबर 30 साइंस का अंतिम, आकाशीय पिंडों को देखने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग में लिया जाता है, तो आप सबको पता है टेलीस्कोप है वो आकाशीय पिंडों को देखने के लिए उपयोग में किया जाता है। इसकी खोज है वो की थी गैलीलियो ने। अगर बात करें माइक्रोस्कोप को, इसकी बात करें तो इसकी खोज किसने, एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक ने, जिसे कहा जाता है माइक्रोबायोलॉजी का पिता, यानी कि सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक को कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना। और अब मैथ्स के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, तो आप बने रहिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर कर दीजिए, और साथ में एक एक लाइक कर दीजिए सभी विद्यार्थी, ताकि सबका हौसला बना रहे और आपको अपनी ज्यादा से ज्यादा एनर्जी के साथ पढ़ा पाइए। तो पढ़िए किशन। हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं किशन लाल आप सभी का एडुकेशनल डिफेंस एकेडमी सरदार सर की यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हमारा कटिहार यारो का पेपर चल रहा था, उसी की कड़ी में हम आगे मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। जैसा कि जीके और साइंस आपने हल किया होगा, एंजॉय किया होगा क्लास को। अब हम बात करने वाले मैथमेटिक्स की क्लास। तो 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एक समभुज, ध्यान से पढ़िएगा, समभुज, समभुज का मतलब सभी भुजाएं समान हो। त्रिकोण का मतलब क्या होता है, त्रिभुज, त्रिकोण का मतलब होता है त्रिभुज। यहाँ त्रिकोण लिख दिया, इसका मतलब कंफ्यूज नहीं होना, त्रिभुज की बात करें।
कि एक भुजा हम बात कर लेते कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी भुजा की माप आपको कितनी दे दी, भुजा की माप आपको दे दी 12 सेंटीमीटर। आपको पता है सारी भुजाएं बराबर होगी, क्योंकि आपको पता है समबाहु त्रिभुज है, आपको क्या दिया है, समभुज त्रिकोण, इसका मतलब समबाहु त्रिभुज की बात करें जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, और उसका क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें तो जल्दी से सूत्र सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा, √3/4 क्या होता है, √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर होता है, या कह देते हैं भुजा गुणा भुजा, एक ही बात है, भुजा स्क्वायर लिख दो या भुजा गुणा भुजा लिख दो, तो जल्दी से कर दो, √3/4 क्या लिखोगे, √3/4 भुजा का मान आपको कितना दिया, 12 दिया, तो 12 गुणा 12 लिख दीजिएगा, और जो कट रहा है जल्दी से एक बार सभी विद्यार्थी काट दीजिएगा, तो यह आपको पता है 4 से कितनी बार कटेगा, 3 बार, 12 यानी कितना हो गया, 36 हो गया, कितना, 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल की इकाई हमेशा वर्ग के रूप में आती है, तो जल्दी से बताओ 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर कौन सा है, देख लीजिएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। अब जल्दी से आप कमेंट करके बताएगा इसकी ऊंचाई क्या होगी, कई बार ऊंचाई पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा ऊंचाई की बात करें समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, ये सूत्र भी आप नोट कर लो, √3/2 गुणा भुजा होती है, कई बार ये भी पूछ ली जाती है, तो ये भी आप नोट कर सकते हैं, तो √3/2 गुणा भुजा का मान कितना है, 12 है, तो 12 आपको पता है 6 बार कटेगा, 6√3 आपकी क्या आएगी, सेंटीमीटर, ये हम बात कर लेते हैं ऊंचाई आएगी, तो कई बार आपको ऊंचाई पूछा जाए तब भी आपको निकाल देना है, कंफ्यूज नहीं होना, ऊंचाई का सूत्र होता है √3/2 गुणा भुजा, और ये होता है √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 32 नंबर आपके सामने आ चुका है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ, क्या दे रखा है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, पहले बात कर लेते हैं 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है, ये देखते हैं, 5 अंकों की बड़ी संख्या सबसे बड़ी है, ठीक है ना, बड़ी संख्या की बात करें तो नोके लगते हैं, बड़ी संख्या जब भी कहे तो क्या लिखा जाएगा, नोके लिखा जाएगा, कितने नोके लिखेंगे, 5 नोके लिखेंगे, क्या आपको पता है बड़ी संख्या होती है। अब आपको पता है इसमें भाग किसका देना है, 17 का देना है, तो 17 का भाग देख के देखते हैं, जल्दी से देखकर देखिएगा, शेष फल आएगा वो हम कम कर देंगे, तो जल्दी से 17 का भाग आपको देना है, तो आपको पता है हमने लिया, ये भाग देने का आपको तरीका आता ही है, 17 का भाग देना है, 70 पंजो कितना होता है, 85 होता है, 70 से 102 होता है, तो 70 पंजो 85, जल्दी से कर दो भाई, 85 यदि मैं बात करूं तो ये आप घटा दीजिएगा, कितना बचेगा, ये आपको पता है 4 बचा, फिर बात कर लेते 1 बचा, फिर हम क्या करेंगे, आगे से ये नौका उतारेंगे, देखो थोड़ा सा आपको ध्यान देने की कोशिश करनी है, ये नौका उतारेंगे, तो ये हमने नौका उतारा, अब आपको पता है 17 का भाग देंगे, तो आपको पता है 17 यदि मैं 7 से गुणा करूंगा तो आपको पता है कम रहेगा, 17 कितना होता है, 136 होता है, कितना होता है दोस्तों, 136 होता है, तो जल्दी से घटा दीजिएगा, ये हम घटाएंगे, यहाँ घटाते आए बिल्कुल, तो ये आपको पता है 3 बचा, फिर बात कर लेते 1 बचा, बिल्कुल 13 बचा। अब आपको पता है अगला नौका हम उतारेंगे, ये वाला नौका उतारेंगे, तो आपको पता है 13 वापिस जाएगा 136, और फिर बात कर लेते वापिस कितना बचा, 3 बचा, फिर आपको पता है 9 उतारेंगे, वापिस ये 9 आ गया, पूरा गया बिल्कुल, 70 दूनी कितना हो गया, 34 हो गया, तो शेष फल कितना बचा भाई, 5 बचा, इसका मतलब ये शेष फल हमारे पास नहीं बचना चाहिए था, शेष फल हमारे पास नहीं बचना चाहिए था, यदि हमारे पास शेष फल नहीं आता तो भाग पूरा जाता, इसका मतलब शेष फल हम क्या कर देते, घटा देते, तो शेष फल हम कितना घटाएंगे, इसमें से आपको पता है बड़ी संख्या कौन थी, 9, इसमें से क्या घटाएंगे, आपको 5 घटाना है, तो जल्दी से घटा दीजिएगा, एकदम आसान हो जाएगा, 4 बचा, फिर बात कर लेते हैं 9 और 9, जल्दी से देख लीजिएगा, यही जवाब आएगा, क्या एक बार सभी विद्यार्थी मैच करवाएगा तो आपका जवाब क्या आएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, ए वाला राइट होगा, एकदम आराम से कर सकते थे, कई बार ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, कई बार देता है 17 से विभाज्य, कई बार देता है 13 से विभाज्य, तो तरीका आपको समझ में आ गया होगा, बड़ी संख्या लेनी है, फिर जो शेष फल बचे वो घटा देना है, बड़ी संख्या में से पूरा भाग चला जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिएगा, क्या दे रखा है, एक पाइप, क्या दे रखा है, एक पाइप एक टंकी को, पानी की टंकी को दूसरे पाइप से 3 गुना तेजी से भरता है, कार्य क्षमता दे दी, यानी मैं कह देता हूं ये पहला पाइप है, ये कौन सा भी, ये पहला वाला है और ये सेकंड वाला है, ये बात कर लेते हैं, ये फर्स्ट पाइप है और ये सेकंड वाला है। अब आपको पता है कार्य क्षमता आपको दे रखी है, दुगुनी तिगुनी की बात करें तो आपको क्या दे रखी है, कार्य क्षमता दे रखी है, तो जल्दी से बताएगा क्या कह रखा है, यदि एक पानी की टंकी को दूसरे पाइप से 3 गुना पहले भरता है, यानी हम बात कर लेते हैं, यदि मैं बात करूं दूसरे की एक माने तो यह आपको पता है 3 गुना पहले, यानी 3 लिया जाएगा। अब आपको पता है कार्य क्षमता से यदि आपको जाना हो टाइम की तरफ तो क्या लेना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है, तो कितना आएगा, 3 आएगा। अब 3 में आपको पता है भाग देंगे एक बार, फिर बात कर लेते हैं ये भाग देंगे कितनी बार, 3 बार, ये आपको पता है ये टाइम का आ गया, ये टाइम का अनुपात आ गया,
ये बात समझ में आई क्या? ये टाइम का अनुपात आ गया। अब आपको पता है दोनों नल मिलकर टाइम आपको दे रखा है, यानी खाली टंकी को दोनों पाइप मिलकर 30 मिनट में भरे। अब मिलकर ऐसा तो है नहीं कि टाइम को जोड़ेंगे हम 1 और 3 4 करोगे, ऐसा मत कर देना। देखो क्योंकि मिलकर का मतलब मैं हमेशा बताता हूं, जब भी काम मिलकर की बात करें तो ये यहां मैं बता देता हूं, थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मिलकर जब भी बात करें तो टोटल काम कितना है अभी? 3 बट्टा में मिलकर यानी हम बात कर लेते हैं कितना काम करेंगे? 3 1 4, बिल्कुल 3/4 का मान आपको दे दिया। कितना दिया अभी? 30 मिनट दिया। कितना दिया? 30 मिनट दिया। तो हम 1 का मान निकाल लेते, तो 1 बराबर कितना आएगा? 1 का मान निकालेंगे तो 30 गुणा 4/3 यानी यह आपका जवाब आएगा 40 मिनट। एक अनुपात का मान आ गया 40 मिनट। एक अनुपात किसका था देख लीजिएगा, एक अनुपात था इसका मतलब इसका कितना आ गया? 40 मिनट आ गया। और दूसरे वाला इससे 3 गुना है तो 40 गुणा 3 करेंगे यानी 120 मिनट। कितना? 120 मिनट का मतलब कितना होता है? 2 घंटा होता है। कितना होता है? 2 घंटा होता है। ये सभी विद्यार्थियों को पता ही होगा। अब जल्दी से बता दो भी क्या पूछ रहे हैं। एक तो 40 मिनट में भरेगा और एक 2 घंटे में भरेगा। बिल्कुल 120 मिनट का मतलब 2 घंटे में भरेगा। तो कह रहे यानी हम बात कर लेते हैं क्या दे रखा है? तो कम क्षमता वाला यानी धीरे भरने वाला टाइम ज्यादा लगेगा, धीरे भरेगा वो टाइम ज्यादा लगेगा। इसका मतलब कितना घंटे लगेगा अभी? धीरे वाले को 2 घंटा लगेगा और तेज वाला 40 मिनट में भर देगा। तो दोनों के मैंने टाइम आपको निकाल के बता दिए। सबसे आसान तरीका आपको बताया। ये यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आपको पता है यूट्यूब पे आरजे किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर हमने पाइप और टंकी के क्वेश्चन करवा रखे, वहां से आप कवर कर सकते हो। या एडुकेशना ऐप आप डाउनलोड कर दीजिएगा, वहां आपको पता है टॉपिक वाइज क्लासेस चलती है। पूरा कोर्स भी आर्मी का आप कर सकते हो एकदम पूरी हमारी शानदार फैकल्टी के साथ, क्योंकि एकदम बेहतरीन आपको आर्मी लेवल का पूरा कोर्स करवाया जाता है। तो जिन बच्चों का आगामी इंडियन आर्मी का पेपर होने वाला है, आप चाहते हो कि भी हम तो 0 लेवल से पूरी तैयारी करना चाहते हो, तो हमारे हेल्पलाइन नंबर नीचे आपको दिखाई दे रहे होंगे, इन नंबरों पे आप कॉल मैसेज कर सकते हैं। ये सभी विद्यार्थी ध्यान रखिएगा। तो बात कर लेते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने दे रखा है। 8 10 यानी हम बात कर लेते हैं 8 दिया, 10 दिया, 15 16 20 का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो ये लिखा 8 लिखा, फिर बात कर लेते 10 लिखा और फिर कितना लिखा? 15 लिखा, 16 लिखा और 20 लिखा। इनका क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो जल्दी से निकालने की कोशिश करिएगा। पहले भाग किसका जा रहा है? जल्दी से देखिएगा पहले भाग किसका जा रहा है। तो आपको पता होगा पहले जाएगा 2 का जा रहा है। 4 5 15, फिर बात कर लेते हैं 8 और 10। बिल्कुल ये आप आराम से कर सकते हो। फिर आपको पता है किसका जा रहा है? 2 का जा रहा है। कितनी बार? 2 बार। फिर बात कर लेते 5 15 4 और फिर बात कर लेते 5 बार। फिर आपको पता है किसका जा रहा है? वापिस 2 का जा रहा है। 1 5 15 2 और 5, फिर 2 का वापिस जा रहा है ना, बिल्कुल 2 का वापिस देंगे। 1 5 15, अब 3 का जाएगा, बिल्कुल किसका जाएगा? 3 का जाएगा। तो 1 5 5, फिर बात कर लेते 1 5, अब 5 का जाएगा, पूरा चला जाएगा। जल्दी से देख लो 1 1 1 और 1। अब जल्दी से इनको क्या करना है? गुणा करना है। अब देखिएगा अभी 2 की घात कितनी है? 2 की घात की बात करें तो कितनी है? देखिएगा 2 की घात 4 है। तो हम क्या करेंगे? एलसीएम ही तो आपको बताना है। तो हम करेंगे 2 की घात 4, 2 की घात 4 गुणा 3 गुणा 5। जल्दी से कर दो, ये कितना आएगा? 2 की घात 4 कितना आता है? 16, और 16 गुणा क्या करना पड़ेगा? 15। 15 छकड़ी कितना होता है? 90 होता है। 80 लगी 9, 15 और 9 कितना हो जाता है? 15 और 9 24, यानी 240 आपका आंसर आएगा। तो जल्दी से देख लो 240, जो भी विद्यार्थी बता रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा? ए राइट होगा। एकदम आराम से कर सकते थे, बहुत ही बेहद आसान क्वेश्चन आपको दे रखा था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 35 का जवाब देने की कोशिश करेगा। क्या दे रखा है? 10%, 20% और 30% की क्रमवार छूट निम्नलिखित में से किस अकेली छूट के बराबर होगी? इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए हम क्या करते हैं? अंकित मूल्य को 100 मानते। क्या मानते भाई? अंकित मूल्य को 100 मानते। ये सभी विद्यार्थी नोट कर लो। अंकित मूल्य को हम कितना मानते हैं? 100% मानते। कितना मानते भाई? 100% मानते। आप जल्दी से क्वेश्चन को कर दीजिएगा। 100 माना, पहले बात कर लेते ये 100 लिखा, फिर बात कर लेते पहले 10 कम किया मतलब 90/100, फिर बात कर लेते कितना कम किया? 20 कम किया यानी 80/100, फिर बात कर लेते 30 कम किया यानी 70/100। अब जल्दी से इनको काट पीट करके आपको क्या करना है? हल करना है। तो करने की एक बार सभी विद्यार्थी कोशिश करिएगा। जो भी कट रहा है, ये मैं काट देता हूँ 0 से 0, ये मैं 0 से 0 काट देता हूँ बिल्कुल, और ये एक 0 काट देता हूँ। अब आपको पता है यदि मैं बात करूं तो 8 को 7 से गुणा करेंगे। 8 को 9 से कर दो पहले, 72 गुणा 7, 72 गुणा 7 और बट्टे में कितना? 10। तो यह आपका आएगा 14, 80 लगी।
एक फिर बात कर लेते हैं 49 एक 50, यानी 50.4 है। कितना है? 50.4 है ना, बिल्कुल। अब बताओ भी कितना कम हो गया, पहले 100 था, 100 था तो 50 पॉइंट कितना आया, 4 आया। इसका मतलब आपका कितना आएगा, यदि मैं बात करूं एकल छूट की बात करूं तो एकल छूट कितनी आएगी, एकल छूट आपकी हम कर देते हैं 100 माइनस 100 होता है आपको पता है कितने मूल्य, तो अब कितना आया 50.4 आया। इसका मतलब ये जवाब आएगा 49.6। तो जल्दी से देखिएगा सभी विद्यार्थी, एक बार मैच कराएगा, कितना आएगा 49.6% आपका जवाब आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट होगा, डी वाला राइट होगा। एकदम आराम से क्वेश्चन नंबर 35 का आप सॉल्यूशन कर सकते थे, बेहद ही आसान और शानदार क्वेश्चन आपको दे रखा था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 35 नंबर आपके सामने दे रखा है। क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है कि ये गांव में पुरुष और महिलाओं का अनुपात दे रखा है, मेन और वुमेन का अनुपात दे रखा है। ये मैंने लिखा मेन और यहां लिख देते वुमेन, यहां क्या लिख देते वुमेन। इनका अनुपात कितना दे रखा है, 5 और 3 है। मेन और वुमेन का अनुपात कितना है, 5 और 3 है। ये आपको दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। मैं साइड में इसको लिख देता हूं ताकि आप समझ पाओ, मेन और वुमेन का क्या दे दिया, अनुपात दे दिया। अब आपको पता है यदि गांव में 800 पुरुष है, पुरुषों की संख्या कितनी है, यानी मेन कितनी है, मेन अनुपात में 5 है, तो 5 बराबर कितना दे दिया, 800 दे दिया। तो 1 बराबर कितना आएगा, 800/5। जल्दी से भाग दे दो भाई, 16×5 होता है, यानी 160 आया। 1 का मान 160 आया। अब क्या पूछ रहा है, महिलाओं की संख्या बताओ, यानी वुमेन बताओ, वुमेन बता दो भी जल्दी से कितनी आएगी। तो वुमेन की संख्या कितनी है अभी, 3, तो 3 गुणा 160, 16 48, यानी हम बात कर लेते हैं 480 आएगी। कितनी आएगी भी, 480 आएगी। तो जल्दी से देख लो, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, डी वाला राइट होगा। एकदम आराम से क्वेश्चन को कर सकते थे, बेहद इजी क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, इनका आप योग करके भी देख सकते हो, इस तरह से भी कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। एक बार बताओ सबके समझ में आ गया, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने आ चुका है। राम एक काम को 10 दिन में करता है। राम की बात करें तो कितने दिन में करे, 10 दिन में करे। ये मैंने लिखा 10 दिन। फिर बात कर लेते आगे, क्या देर का है, आगे देर का मोहन, किसकी बात करें, मोहन की बात करें, वो कितने दिन में करे, वो 15 दिन में करे। ये क्वेश्चन तो आपको पता है आर्मी एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है, मैंने कई बार आपको पेपरों में करवाए, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया। अब जल्दी से देख लो भाई, लघुत्तम कितना आएगा, 30 आएगा। 30 में दिनों का भाग दे दो, 3 बार और 2 बार। अब आपको पता है दोनों मिलकर करवाना है, यानी राम प्लस मोहन करना है, राम प्लस मोहन करना है। जल्दी से कर दो, ये मैं कर देता हूं राम प्लस मोहन। तो आपको पता है कितना आएगा, 30/3 + 2, 3 + 2 का मतलब 5, 30/5 का मतलब आपका जवाब कितना आएगा, 6 दिन आएगा। एकदम आराम से कर सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जल्दी से बताओ समझ में आ गया क्या, तो आपका कितना आएगा, 6 दिन आएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, डी वाला राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। यदि दो संख्याओं का योग 25 है, योग कितना दिया, योग अगले ने दे दिया 25, और उनका अंतर दे रखा है 13, अंतर कितना दे रखा है 13, तो आपको दोनों संख्या बतानी। देखो योग और अंतर जब भी आपको दे तो संख्या आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। कैसे, संख्या आपको निकालनी हो और योग और अंतर दे रखा हो तो संख्या क्या होती है, नोट कर लो भाई, योग प्लस अंतर बट्टा 2, योग प्लस अंतर बट्टा 2, ये कर देते हैं, योग प्लस अंतर बट्टा 2 और योग माइनस अंतर बट्टा 2, योग माइनस अंतर बट्टा 2, ये कर देते। तो जल्दी से कर दो भी, आपको पता है योग प्लस यानी 25 प्लस कितना, 25 प्लस 13, 25 प्लस 13/2 और 25 माइनस 13/2, 25 माइनस 13/2, जल्दी से कर दो, ये कितना आ गया 8, 38, 38/2 और ये कितना आ गया, जल्दी से घटा दो तो आपको पता है 12/2। इसका मतलब संख्या कितनी आएगी, 19 आएगी, और आपको पता है कौन आएगी, 6 आएगी। संख्या क्या कौन आएगी, 19 और 6 आएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ऑप्शन उठा के भी कर सकते थे, योग 25 हो रहा है, अंतर की बात करें तो बिल्कुल 13 हो रहा है, ऐसे ऑप्शन उठा के भी कर सकते थे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। या x + y = 25 लिख देना और x - y = 13 रख देना, वैसे भी कर सकते हैं। x और y के अनुसार दोनों समीकरणों को जोड़ के एक कट जाएगा y, फिर x का मान ज्ञात होगा, फिर y का मान रख के निकाल देना। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने। एक गोले की त्रिज्या आपको दे रखी है, त्रिज्या यानी रेडियस आपको दे दी 7 सेंटीमीटर। कितनी दी दोस्तों, 7 सेंटीमीटर दे रखी है, बिल्कुल। अब क्या कह रखा है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल बताओ। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, जल्दी से बताओ। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कह दो, सारा वक्र ही होता है गोले का। तो ये क्या होता है, 4πr² होता है। क्या होता है, 4πr² होता है। तो 4 गुणा 22/7 गुणा r का स्क्वायर, r का स्क्वायर यानी 7 गुणा 7 रखेंगे। जल्दी से कर दो भाई, 7 गुणा 7।
अब 7 1 कट जाएगा, ये कितना होगा 88 गुणा 7, इसका मतलब ये आपको पता है 7 8 56 80 लगी 5, और आपको पता है 56 और 5 कितना हो गया 61, और ये किस में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्षेत्रफल है ना बिल्कुल सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो जल्दी से देख लो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, ए वाला राइट होगा। एकदम आराम से कर सकते थे, बता दो समझ में आ गया क्या। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने, 12 लड़कों का औसत वजन 10 वर्ष है, तो 12 गुना क्या कर देते हैं 10 कर देते हैं, टोटल कितना हुआ बताओ 120 वर्ष, कितना हुआ भाई 120 वर्ष। फिर बात कर लेते हैं आगे क्या दे रखा है, 11 लड़कों का 11 गुना क्या करोगे, 11 लड़कों का 9 वर्ष है, तो 11 9 के 99, या 99 वर्ष हमने लिखा। अब आपको पता है आपको क्या चाहिए, 12वें लड़के का वजन बताओ, तो इसका मतलब इन दोनों का अंतर ही तो होगा। तो बताओ भाई 12वें लड़के का वजन, 12वें लड़के की आयु है क्या, आयु है बिल्कुल आयु है भाई, आयु है तो आयु कर दो, वजन होता तो वजन कर देते, घटा दो भाई 120 माइनस 99 कितना आएगा 21 वर्ष आएगा, कितना आएगा भाई 21 वर्ष आएगा। एकदम आराम से कर सकते थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यानी 21 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 41 नंबर आपके सामने, बहुत ही आसान क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, कितना रुपए का, यानी ये मूलधन दे दिया, इतनी दर से आपको क्या बताना है, साधारण ब्याज बताना है। साधारण ब्याज मैंने कई बार आपको बताया, साधारण ब्याज जब भी निकालना हो तो क्या होता है, जल्दी से नोट करो भाई, ब्याज की बात करें तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100, ये तो करते हैं। तो मूलधन दर और समय सारे लिख दो जल्दी से। मूलधन की बात करें तो 18, फिर बात कर लेते हैं 44 और 0, बिल्कुल 18 44 0, गुणा दर की बात करें 15, और फिर बात कर लेते किसकी, समय की बात करें 4, और बट्टे में क्या आएगा 100 आएगा। जल्दी से कर दीजिएगा, ये शून्य आप काट दीजिएगा, ये शून्य से शून्य कट जाएगा। फिर बात कर लेते हैं आप क्या लिखोगे, 1844 गुणा में क्या 15 चौको कितना हो गया 60 हो गया, 60 बट्टा 10, जल्दी से कर दो, ये शून्य से शून्य कट गया, यानी 1844 गुणा क्या करोगे, गुणा 6 करोगे, तो 24 80 लगी 2, 24 और 2 कितना हो गया 26 हो गया, बिल्कुल 80 लगी 2। फिर बात कर लेते हैं 48 2 50, 80 लगी 5, और आपको पता है 6 और 5 11, 11064 आपका क्या आएगा उत्तर आएगा 11064, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट होगा, बी वाला राइट होगा। सभी विद्यार्थी जल्दी से नोट कर लीजिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 42 नंबर आपके सामने। एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई आपको दे दी, एल की बात करूं तो कितनी दी 30 मीटर, और चौड़ाई यानी बी की बात करूं तो कितनी देर की है, बी की बात करूं तो 20 मीटर है, कितनी अभी 20 मीटर है। तो उसका परिमाप ज्ञात करो, उसका क्या ज्ञात करो, परिमाप ज्ञात करो। और आयत का परिमाप तो सबको पता ही है, परिमाप कह दो, परिमिति कह दो, परिधि कह दो, 2 कोष्टक एल प्लस बी होता है, 2 कोष्टक एल प्लस बी होता है। जल्दी से कर दो, 30 प्लस 20, यानी हम बात कर लेते हैं 30 और 20 कितना हुआ 50 हुआ, तो 2 गुणा क्या करोगे 50, यानी आपका जवाब आएगा 100। और किस में आएगा, मीटर में आएगा ना, बिल्कुल मीटर में आएगा, ये आपका परिमाप आ जाएगा कितना 100 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, बिल्कुल डी वाला राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं जल्दी से सभी विद्यार्थी। अगले क्वेश्चन जो कि आपको पता है पिछले चूरू भर्ती में भी मैंने एक पेपर में करवाया था, सेम का सेम क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आर्मी एग्जाम का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, गणित का, बार बार एग्जाम में पूछा गया, आपने भी देखा होगा, हमने कई सारे ओरिजिनल पेपर करवाए उसमें आ रखा है। तो आप जल्दी से देखिए, एक सप्ताह है, ये कैंटीन में एक सप्ताह का मतलब 7 दिन, 7 दिन के लिए कितने केले दे रखा है, 7 दिन के लिए दे रखा है 28 दर्जन, कितने 28 दर्जन दे रखा है, बिल्कुल। तो हम निकाल लेते हैं एक दिन का, एक दिन का कितना आएगा, एक दिन की बात करें तो आपको पता है 28/7 आएगा, यानी 4 दर्जन, कितना आएगा 4 दर्जन आपका जवाब है। अब बात कर लेते हैं, ये उत्तर नहीं आ गया भाई, आपको पता है एक दिन का आ गया, अब कितने दिन का 47 दिन का बताओ भाई, 47 दिन का बताओ, तो जल्दी से क्या कर दो, गुणा कर दो, तो ये आपका आएगा 47 दिन, यानी 4 गुणा 47, 4 गुणा 47 आप कर दो जल्दी से, तो आपको पता है 28 80 लगी 2, 188 दर्जन, 188 दर्जन आएगा। अब दर्जन में उत्तर होता तो ये आपका हो जाता, लेकिन अगले ने केलों की संख्या पूछी है, तो कितने केलों की आवश्यकता होगी, यानी केलों की संख्या पूछे तो किससे गुणा करेंगे, एक दर्जन में 12 होती है, तो जल्दी से बता दो 188 गुणा में क्या करोगे 12 करोगे, और 12 से गुणा कर ही सकते हो, 12 कितना होता है, 12 96 कितना होता है, 96 होता है, 80 लगी 9। फिर बात कर लेते 105, 80 लगी 10, और 12 और 10 कितना हो गया 22, 2256 आपका उत्तर आएगा, कितना आएगा दोस्तों 2256 आपका उत्तर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। जल्दी से सभी विद्यार्थी नोट कर लो, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक बार बता दो समझ में आ गया सबके, कोई दिक्कत आप बता सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं, क्या दे रखा है 2197 का घनमूल बताओ।
तो 2197 का घनमूल तो भाई निकाल ही सकते हो, जल्दी से निकाल लो। ये कितना आएगा, ये आपका आएगा 13 का। 13 का, ये बिल्कुल 13, ये तो आपने याद भी कर रखा होगा, तो ये किसका है, 13 का है, एकदम आराम से कर सकते थे। वैसे भी पता है 7 ही कहेंगे, इसका मतलब 3 का ही होगा, और तो होगा नहीं। 7 का बात कर लेते तो इसका कितना होगा, ये इसका होगा, यानी एकदम आराम से बता सकते हो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यदि मैं बात करूं 7 का कितना होता है, 343 होता है। 13 का जल्दी से देख लो तो एकदम आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत आप बता सकते हो, क्योंकि आपको पता है। यानी इस तरह से आप कर सकते हो एकदम आराम से। या मैंने एक तरीका बता रखा है कैसे, 2197 आप लिखो, 2197 लिख के फिर आपको क्या करना है, 7 का यानी कितना आएगा, 3 आएगा, बिल्कुल कहीं कितना आया, 3 आया। आपको पता है यहाँ जोड़ा हमने बना लिया। अब आपको पता है 2 यानी किससे कम लेना पड़ेगा, 1 का वर्ग कितना आता है, 1 आता है। 2 का वर्ग कितना आता है, सॉरी घन, वर्ग नहीं घन, भाई वर्ग घन करो, घन की बात करें तो 8 आता है। तो आपको पता है ये तो ज्यादा चला गया, इसका मतलब ये वाला लेना पड़ेगा, तो ये कितना बनेगा, 13 बनेगा। इस तरह से आपको निकालने का तरीका भी मैंने बता रखा है, टॉपिक करवा रखा हुआ, तो आपका कितना आएगा, 13 आएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी अगले क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करेगा। दी गई संख्याओं का एससीएफ बताओ। 12 दे रखा है, 15, 18, 21, तो अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। 12 का करते हैं, पहले 2 का गया 6, 2 का गया 3, 3 का गया 1। फिर बात कर लेते 15 का कर देते 3 का 5, 1। फिर बात कर लेते 18 का कर देते 2 का किया 9, 3 का किया 3 और 1। फिर बात कर लेते किसका भी, 21 का कर देते 3 और 7 ना। अब देखो कॉमन कौन कौन है, सब में कॉमन होना चाहिए, तो आपको पता है केवल और केवल 3 है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट होगा, बिल्कुल ए वाला राइट होगा। एकदम आराम से कर सकते थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। एक बार बता दो सबके समझ में आ गया क्या, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस एससीएफ तो आपको निकालना था। अगला क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने, जो कि आपका रीजनिंग का पार्ट शुरू हो चुका है। आपको पता 15 मैथ के हमने कर लिए, अब हमारा रीजनिंग का पार्ट शुरू हो चुका है। क्या दे रखा है, पी माँ है के की। चलो भाई पी माँ है, ये मैंने लिखा पी माँ है के की। देखो मैं महिला के लिए ऐसे करूंगा, थोड़ा सा मैं बता दूं क्या, इधर महिला के लिए मैं ऐसे करूंगा और पुरुष के लिए कैसे करूंगा, चौकोर करूंगा, क्या आप समझ लेना, ठीक है। महिला के लिए हम गोल करूंगा और पुरुष के लिए चौकोर करूंगा, ये मेरा संकेत रहता है ताकि आप समझ पाओ। आपको पता है ये माँ है, पी माँ है के की, बिल्कुल पी माँ है के की, ऊपर लिख दिया। जो माता पिता या बड़े होते हैं ऊपर लिखना चाहिए, समान पीढ़ी वाले बराबर में लिखना, जैसे भाई हो गया बहन हो गया। अब के बारे में हमें पता नहीं चला है, के बहन है डी की, इसका मतलब ये क्या है, अभी लड़की है, ये भी के बहन है किसकी, डी की। अब डी के बारे में हमें पता नहीं चला, इधर रख देते, चलो डी को रख देते। आगे देखो पहले पी माँ है के की, के बहन है किसकी, डी की, बिल्कुल लिख दिया। डी पिता है, इसका मतलब ये क्या है भाई, ये क्या है, पुल्लिंग है, इसका मतलब इसके ऊपर हम चौकोर करेंगे, बिल्कुल ये चौकोर करेंगे, क्योंकि अगले ने लिखा डी पिता है जे का, डी पिता है जे का, इसका मतलब जे नीचे आएगा, बिल्कुल जे नीचे आएगा। अब देखो भाई, अब एकदम आराम से हो जाएगा। जे का, पी का जे के साथ क्या रिश्ता है, पी का जे के साथ। अब देखो भाई पी का जे के साथ, ये मान लो जे, इस जे की बात करें तो इसका पी के साथ क्या रिश्ता है, ये इसका पिता, और पिता की कौन है, माता है। पिता की माता क्या लगती है भाई, आपको पता है इसकी माता है ना, इसकी माता है, इसकी माता है, बिल्कुल, तो इसकी भी तो माता ही है, इसकी भी तो क्या है, माता है। तो आपको पता है पिताजी की माता क्या लगती है, पिताजी की माता हमारे क्या लगेगी, दादी लगेगी भाई, क्या लगेगी, दादी लगेगी। तो एकदम आराम से कर सकते हो, ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, ये वाला राइट होगा, क्योंकि ये इसकी पिताजी और पिताजी की माता यानी इसके क्या लगेगी, दादी लगेगी, और ये इसका क्या होगा, पोता होगा या पोती होगा, क्योंकि अगले ने दिया नहीं है। जे का हम बात कर लेते, जे के बारे में ये नहीं लिखा है पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, इसलिए मैंने कुछ नहीं लिखा है, जल्दी से समझ लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने दे रखा है, यदि बीते हुए परसों को मंगलवार है, बीते हुए परसों को मंगलवार है, चलिए बात कर लेते हैं। ये मान लो आज है, ये मान लो आज है, बिल्कुल आज है। अब बात कर लेते हैं बीते हुए, बीते हुए, यदि बीते हुए परसों, परसों यानी ये कल होता है, आपको पता होगा ये क्या होता है, कल होता है, ये कल हो गया बीता हुआ, और ये क्या होगा, परसों होगा, ये क्या होगा, परसों होगा, ये आप समझ गए क्या, ये परसों होगा। ये परसों को अगले ने क्या दे दिया, मंगलवार दे दिया, क्या दे दिया भाई, मंगलवार दे दिया। जल्दी से देखिएगा ये क्या दिया, बीते हुए परसों को मंगलवार है, यानी बीते हुआ ये तो कल हुआ, मंगलवार, यहाँ क्या होगा, बुधवार होगा। फिर बात कर लेते गुरुवार होगा, क्या होगा, गुरुवार होगा। तो आगे क्या कह रखा है, तो आने वाले परसों, ये आने वाला कल हो गया, ये कल हो गया, बिल्कुल ये कल हुआ, और ये क्या हो गया, आने वाला परसों हो गया। आने वाला परसों यानी आगे चलेगा, तो गुरुवार। फिर बात कर लेते हैं बुधवार, बृहस्पतिवार, यानी हम बात कर लेते हैं मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिवार, क्या आएगा,
शुक्रवार, और यहाँ क्या आएगा, बिल्कुल भी यहाँ क्या आएगा, शनिवार आएगा। क्या आएगा, शनि आएगा। जल्दी से देख लो, यही तो आपको पूछा है, तो आपका जवाब क्या होगा, शनिवार होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। एकदम आराम से कर सकते थे, बस बहुत ही आसान है। और इस तरह का क्वेश्चन कई बार आर्मी में आता है, पिछले वाले पेपर में भी मैंने 1-2 करवाए थे कि 2 दिन पहले वैसे वैसे आता है, तो आप नोट कर दो। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने, CMM। तो देखिएगा CMM, बिल्कुल सी के आगे आपको पता है डी को छोड़ा बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं आगे, ई के आगे एफ आता है, एफ को छोड़ा, जी लिखा। फिर बात कर लेते हैं, आपको पता है एफ, ये आप बात कर लेते हैं एफ के आगे जी, एच को छोड़ के क्या लिखेगा, आई लिखेगा, एच को छोड़ के आई लिखेगा। पहला बात तो क्या आएगा भाई, आई आएगा। अब आई तो भाई 2 में दे रखा है, इसका मतलब आगे देखो भाई क्या आएगा, आगे आपको पता है एम। फिर बात कर लेते हैं एम एन ओ, एन को छोड़ के ओ लिखा है। फिर बात कर लेते हैं ओ को छोड़ के पी छोड़ा बिल्कुल, क्यू लिखा है। और क्यू के आगे आर को छोड़ के क्या लिखेगा, एस लिखेगा। क्या लिखेगा दोस्तों, एस लिखेगा। तो आई एस आपका जवाब होगा। जल्दी से देख लो, आई एस एस, बिल्कुल डबल एस आएगा ना, आई डबल एस आएगा, क्योंकि प्रत्येक डबल करे, इसका मतलब आई डबल एस, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, सी वाला राइट होगा। एकदम आराम से कर सकते थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, जो कि एक श्रेणी का था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने, 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 1 मिनट वर्ग दे रखा है ना, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग, आगे 9 का वर्ग होगा। 9 का वर्ग कितना आता है भाई, 81 आता है। फिर 11 का वर्ग आई तो 81 आएगा, यानी आपका विषम संख्याओं का वर्ग चल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। चलिए नोट कर लीजिएगा सभी विद्यार्थी। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बेहद ही आसान दे रखा है, एम डी से 5 मीटर पूर्व में। एम की बात करें, आपको पता होगा उत्तर दक्षिण पूर्व तो सबको पता होगा, मैं इधर बता देता हूं। यहां बात कर लेते हैं, यहाँ उत्तर होता है, दक्षिण होता है, इधर पूर्व होता है, और इधर क्या होता है, पश्चिम होता है। यह सभी को बिल्कुल दिखाई दे रहा है, क्या कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये आपको पता है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। अगले क्या क्या रखा है, एम डी से 5 पूर्व में। एम है ना, वो डी से पूर्व में, यानी एम की बात करें इधर लिख देते हैं, एम की बात करें ये लिखा डी से, बिल्कुल डी से पूर्व में, ये डी से पूर्व में हो गया। कितना दे रखा है, 5 मीटर। कितना दिया अभी, 5 मीटर दे दिया। अब आगे क्या लिख रखा है, एफ डी से 5 मीटर दक्षिण में। एफ की बात कर लेते हैं, डी से 5 मीटर दक्षिण में। ये 5 मीटर दक्षिण में कौन है, एफ है, बिल्कुल एफ लिख दिया। 1 मिनट थोड़ा सा इधर लिख देता हूं, ये एफ लिख दिया बिल्कुल। अब आगे क्या कह रखा है, आगे कह रखा है दक्षिण में है, और आगे कह रखा है कि एफ से 5 मीटर पूर्व में। के की बात कर लेते हैं एफ से, यानी यहाँ 5 मीटर। के की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ये की है। अब क्या कह रहे हैं, आपको कह रहे हैं के परस्पर एम किस दिशा में, के परस्पर एम किस दिशा में, यानी के परस्पर एम किस दिशा में। जल्दी से बता दो भाई, उत्तर आपका क्या होगा, उत्तर आपका होगा, उत्तर क्या होगा भाई, आपको पूछा के परस्पर एम किस दिशा में है। एम किस दिशा में ये बताना है, के से एम किस दिशा में, ऊपर है यानी उत्तर है। कौन सा उत्तर है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। एकदम आराम से कर सकते थे। ये थी दोस्तों आज की क्लास, कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा। और इस क्लास की पीडीएफ आपको एडुकृष्णा ऐप के अंदर मिल जाएगी, तो जिन्होंने भी एडुकृष्णा ऐप डाउनलोड नहीं कर रखा जरूर कीजिएगा। और जिनका भी आगामी इंडियन आर्मी का पेपर है, यदि वो पूरा कोर्स करना चाहते हो तो हमारे हेल्पलाइन नंबर आपको दिखाई दे रही है, यहाँ आपको पता है कॉल मैसेज कर सकते हो। हमारी टीम आपका पूरा सपोर्ट करने की कोशिश करेगी, क्योंकि एडुकेशन ऐप के अंदर आपको पता है संपूर्ण कोर्स भी करवाया जाता है, टॉपिक वाइज एकदम। मैथमेटिक्स हो गया, जीके हो गया, साइंस हो गया, पूरा एकदम टॉपिक वाइज भी क्लासेस चलती है। तो एडुकेशन ऐप जरूर डाउनलोड कीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे रखा है। और कोर्स से रिलेटिव जानकारी के लिए ये हमारे हेल्पलाइन नंबर है, इस पे आप कॉल कर सकते हो। हमारी टीम आपसे पूरी सहायता करेगी, किस तरह से कोर्स लेना है वो भी आपको सहायता कर देगी। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। और आपको पता है शाम को 8:30 बजे हमारी आरजी कृष्ण एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर क्लास होती है, तो वहां भी हमारी मुलाकात होगी। तो आज के सेशन में यही समाप्त करना चाहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राम राम।